नमस्कार आदाब दोस्तों वक्त तो चला है देश और दुनिया की तमाम सभी ताजा बड़ी खबरें जानने का। डालते हैं सुर्खियों पर नजर। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र संकट पर सुनवाई। कपिल सिब्बल और साल्वे होंगे आमने सामने। दोस्तों यूपी उपचुनाव के नतीजों पर ओवैसी ने कहा है कि अखिलेश यादव अहंकारी हैं, बीजेपी को नहीं हरा सकते। दोस्तों केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे का बड़ा दावा। दोस्तों 3 दिन और चलेगी महाराष्ट्र की एमवीए सरकार। दोस्तों निजीकरण बिक गई सबसे बड़ी सरकारी कंपनी, अब रतन टाटा के हाथों में पावर। दोस्तों धर्मेंद्र यादव की हार के बाद सेफई में मुलायम सिंह यादव के घर पर पसरा सन्नाटा, परिवार की प्रतिक्रिया देने से इनकार। दोस्तों उपचुनाव में बीजेपी का लहराया परचम, सीएम उम्मीदवार ने दर्ज की बड़ी जीत, कांग्रेस के खाते में आई एक सीट। दोस्तों मुजफ्फरनगर से सप्त क्रांति एक्सप्रेस सोमवार को 29 जून तक हाजीपुर होकर जाएगी दिल्ली। कई ट्रेनें रद्द कर दी गई। दोस्तों काशी वासियों को सौगात देने 5 जुलाई को आ सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए बड़े संकेत। दोस्तों बात करेंगे इन सभी खबरों की एक एक कर विस्तार से, लेकिन दोस्तों खबर जानने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबा लें ताकि तमाम देश और दुनिया की सभी आने वाली बड़ी खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जहां दोस्तों पहली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र संकट पर सुनवाई। कपिल सिब्बल और साल्वे होंगे आमने सामने। जी हां दोस्तों आपको बता दें महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और डिप्टी स्पीकर के फैसले के खिलाफ एकनाथ शिंदे गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। बता दें कि शिवसेना के बागी मंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने और 15 अन्य बागी विधायकों को विधानसभा उपाध्यक्ष द्वारा भेजे गए अयोग्यता नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। एकनाथ शिंदे ने कार्रवाई को गैर कानूनी और असंवैधानिक करार देते हुए कोर्ट से इस पर रोक लगाने का निर्देश देने की अपील की। दोस्तों एकनाथ शिंदे की अगुवाई में बागी गुट ने सुप्रीम कोर्ट में 2 अर्जियां दी हैं। पहली अर्जी में शिंदे गुट ने डिप्टी स्पीकर की ओर से भेजे गए अयोग्यता नोटिस को चुनौती दी है। याचिका में शिंदे गुट ने लिखा है कि डिप्टी स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर फैसला होने तक कोर्ट से ये निर्देश दिया कि अयोग्यता नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाए। दूसरी याचिका में शिंदे खेमे ने आज अजय चौधरी और शिवसेना विधायक दल के नेता के रूप में नियुक्ति भी की चुनौती दी है। दोस्तों इसी के साथ ही शिवसेना के सुनील प्रभु को चीफ व्हिप के तौर पर नियुक्त किए जाने के फैसले को चुनौती दे दी गई। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। कोर्ट में वेकेशन की ओर से कपिल सिब्बल और अभिनेश बनु सिंघम भी अपना पक्ष रखेंगे, जबकि एकनाथ शिंदे गुट की ओर से अपना पक्ष रखने के लिए हरीश साल्वे को हायर किया जाएगा, जबकि डिप्टी स्पीकर की ओर से वकील रविशंकर जंघियाल कोर्ट में पैरवी करेंगे। दोस्तों इसी बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार रविवार शाम दिल्ली पहुंचेंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने ये दोहराया है कि अब भी उद्धव ठाकरे के साथ हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की ही सरकार है। दोस्तों महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे शिवसेना के विधायकों का बड़ा हिस्सा 22 जून से असम की राजधानी गुवाहाटी के एक होटल में डेरा डाले हुए है। बागी विधायकों ने राज्य की महाविकास आघाड़ी एमपीए गठबंधन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिससे सरकार गिरने का खतरा उत्पन्न हो गया। दोस्तों शिंदे के नेतृत्व वाला विद्रोह समूह मांग कर रहा है कि शिवसेना को महाविकास आघाड़ी गठबंधन से हटाया जाना चाहिए, लेकिन शिवसेना प्रमुख और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हार मानने से इनकार कर दिया है और पार्टी ने अब असंतुष्टों से कहा है कि वे इस्तीफा दें और फिर से चुनाव लड़ें। बता दें कि एमपी में कांग्रेस और एनसीपी में शामिल हैं। जहां दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें यूपी उपचुनाव के नतीजों पर ओवैसी ने कहा है कि अखिलेश यादव अहंकारी हैं, बीजेपी को नहीं हरा सकते। दोस्तों हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के गढ़ भाजपा से हारने के बाद अखिलेश यादव पर हमला तेज कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री फरवरी-मार्च चुनाव में सत्ताधारी पार्टी को रोकने में विफल रहे। दोस्तों एआईएमआईएम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता की आलोचना करते हुए इस अखिलेश यादव के अहंकार को जिम्मेदार ठहराया। दोस्तों हैदराबाद के सांसद के एक इंटरव्यू में समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि अखिलेश यादव इतने अहंकारी हैं कि उनके पिता यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव उस सीट से सांसद थे, फिर वे चुने गए और वहां से लोगों को ये बताने के लिए नहीं जाते कि सीट से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश उपचुनाव के नतीजे बताते हैं कि समाजवादी पार्टी बीजेपी को हराने में असमर्थ है। उनके पास बौद्धिक ईमानदारी नहीं है, बल्कि अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसी शख्स में पार्टियों को वोट नहीं देना चाहिए। बीजेपी के जीत के लिए कौन जिम्मेदार है, अब वे किसी को भी बी टीम सी टीम बताएंगे। दोस्तों बी टीम का संदर्भ शायद मायावती की टिप्पणी से जोड़ा था, जो राज्य के चुनाव में अपनी पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिए अखिलेश यादव और अन्य को बीजेपी की बी टीम कहने के लिए कोस रही है। अखिलेश यादव द्वारा राज्य विधानसभा में विपक्ष के प्रभारी का नेतृत्व करने और लोकसभा सीट से इस्तीफा देने के महीनों बाद आजमगढ़ में उपचुनाव हुए थे।
रामपुर सीट सपा नेता आजम खान का गढ़ रही है, जिन पर राज्य पुलिस ने दर्जनों मामलों दर्ज किए। हालांकि सपा इसे प्रतिशोध की राजनीति कहती है। भोजपुरी अभिनेता, गायक और भाजपा उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने आजमगढ़ सीट जीती है, जबकि भाजपा ने एक अन्य उम्मीदवार घनश्याम लोधी ने समाजवादी पार्टी से रामपुर संसदीय सीट छीन ली। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी की ओर प्रयासों के लिए बधाई देते हुए ट्वीट किया, आजमगढ़ और रामपुर में उपचुनाव की जीत ऐतिहासिक जीत है। ये केंद्र और यूपी में डबल इंजन सरकारों के लिए व्यापक पैमाने पर स्वीकृत और समर्थन का संकेत देता है। दोस्तों, आभारी हूँ लोगों के लिए, उनके समर्थन के लिए। मैं हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना करता रहूंगा। बीजेपी यूपी। जहां दोस्तों के लिए बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे का बड़ा दावा, 2 से 3 दिन और चलेगी महाराष्ट्र की एमडीए सरकार। जहां दोस्तों आपको बता दें, महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार अगले 2 से 3 दिन और चलेगी, जबकि बीजेपी बस कुछ दिन और विपक्ष में रहेगी। वहीं आपको बता दें, राव साहेब दानवे ने कहा है कि महाविकास आघाड़ी सरकार को विशेष कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए, जबकि हम यहाँ पर केवल 2 दिन से तीनों के लिए विपक्ष पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि टोपे साहब, मैं 2.5 साल से केंद्रीय मंत्री हूँ, आप राज्य के मंत्री हैं, इसीलिए जो करना है जल्द करो। मैं भी 2 से 3 दिनों के लिए विपक्ष में हूँ, इसलिए मैं आपके सामने विपक्षी नेता के रूप में अपना विचार प्रस्तुत करूंगा। जहां दोस्तों आपको बता दें, वहीं आज सुप्रीम कोर्ट में सिंध पक्ष की 2 याचिकाओं पर सुनवाई है। इसी के साथ ही डिप्टी स्पीकर ने 16 विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए उनसे शाम 5:30 बजे तक जवाब मांगा है। उनके सबके बीच एकनाथ शिंदे के राज ठाकरे से फोन पर बात करने को लेकर भी सियासत गर्म हो गई है, जिसके अलग अलग मायने निकल के सामने आ रहे हैं। दोस्तों, गुवाहाटी में सिंध गुट के पास लगातार विधायकों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज एक और बड़ा झटका शिवसेना को लगाने की आशंका जताई गई है। दोस्तों, डिप्टी स्पीकर के नोटिस के खिलाफ सिंध गुट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जिसमें डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने की चुनौती दी गई है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी शिवसेना का पक्ष रखेंगे, जबकि रविशंकर जंगियाल डिप्टी स्पीकर का पक्ष रखेंगे। वहीं हरीश साल्वे एकनाथ शिंदे गुट का पक्ष रखेंगे। दोस्तों, संजय राउत के बयान पर एकनाथ शिंदे ने पलटवार किया। एकनाथ शिंदे ने कहा कि बाबा वाले साहेब के विचारों के लिए मर भी जाए तो बेहतर है। उन्होंने कहा कि शिवसेना को बचाने के लिए मर भी जाए तो बेहतर है। ऐसा होता है कि हम सब इसे अपना भाग्य समझेंगे। एकनाथ शिंदे ने कहा कि वो लोग बाला साहेब ठाकरे का समर्थन कर सकते हैं, जिनका दाऊद से सीधा संबंध है। दोस्तों, महाराष्ट्र में भारी बवाल के बीच एकनाथ शिंदे के समर्थकों का आज ठाणे में शक्ति प्रदर्शन करेंगे। अब से थोड़ी देर में शिंदे के समर्थक ठाणे के आनंद आश्रम पर शक्ति प्रदर्शन करेंगे। जानकारी के मुताबिक सोशल मीडिया के जरिए लाखों की संख्या में समर्थक इकट्ठा करने की तैयारी की गई है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि शिंदे समर्थकों का अब तक का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन होने वाला है। जहां दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें, बिक गई सबसे बड़ी सरकारी कंपनी, अब रतन टाटा के हाथों में पावर है। जहां दोस्तों आपको बता दें, सबसे बड़ी सरकारी कंपनी अब निजी हाथों में सौंप दी गई है। इस बार सरकारी कंपनी की कमान भारत के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून रतन टाटा के हाथों में गई है। बता दें कि सरकारी कंपनी घोटाले में चल रही और ये प्लांट 30 मार्च 2020 से ही बंद है। दोस्तों, निजीकरण के खिलाफ विरोध के बावजूद सरकार ने एक और बड़ी कंपनी को रतन टाटा के हाथों में सौंप दिया है, जहां इस सरकार कंपनी को फिर और किसी न बल्कि रतन टाटा ने खरीदा है। बता दें कि कंपनी में सरकारी कंपनी घाटे में चल रही थी और ये प्लांट 30 मार्च 2020 से ही बंद है। दरअसल ओडिशा स्थित नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड को टाटा ग्रुप की एक फर्म को दिया जा रहा है। इसकी पूरी प्रक्रिया जुलाई के मध्य से तय होने की संभावना है। एक अधिकारियों का कहना है कि टाटा स्टील की यूनिट टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स ने इस साल जनवरी में 12,100 करोड़ रुपए के उद्यम मूल्य पर ANIL में 93.71% हिस्सेदारी शामिल करने की बोली जाती है। दोस्तों, कंपनी ने जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, नलवा स्टील एंड पावर लिमिटेड और JDU स्टील लिमिटेड के एक गठजोड़ को पीछे छोड़ते हुए सफलता हासिल किया गया। अब जल्द ही रतन टाटा फर्म इसका कमान संभालेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें, धर्मेंद्र यादव की हार के बाद सेपई में मुलायम सिंह यादव के घर पर पसरा सन्नाटा, परिवार का प्रतिक्रिया देने से इनकार। दोस्तों, आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर सपा प्रत्याशियों की हार के बाद इटावा के सेपई में नेताजी मुलायम सिंह यादव की कोठी पर सन्नाटा पसर गया है। दोस्तों, आजमगढ़ से मुलायम सिंह यादव के भतीजे धर्मेंद्र यादव को हार का मुंह देखना पड़ा, जबकि रामपुर से सपा प्रत्याशी आसिम रजा को शिकस्त झेलनी पड़ी। धर्मेंद्र यादव की आजमगढ़ से हार के बाद सेपई में मायूसी छाई हुई है। धर्मेंद्र के पिता अभय राम यादव और परिवार के अन्य सदस्य टीवी पर चुनाव के नतीजे देख रहे थे, लेकिन बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ से पिछड़ने के बाद अभय के परिवार ने प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया है।
दोस्तों सीपी मुलायम सिंह यादव की कोठी में सपा परिवार के कम लोग मौजूद हैं और ज्यादातर लोग आजमगढ़ गए हुए हैं। उल्लेखनीय कि मतगणना शुरू होने के बाद आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव की पुलिसकर्मियों के साथ तीखी बहस हुई थी। वे स्ट्रांग रूम में जाना चाहते थे और पुलिसकर्मियों ने कहा था कि उन्हें इसीलिए डीएम की अनुमति लेनी होगी। इसके बाद धर्मेंद्र ने ईवीएम बदले जाने का आरोप भी लगाया था। हालांकि थोड़ी देर बाद उन्हें स्ट्रांग रूम में जाने दिया गया था। दोस्तों बीजेपी ने सपा के गढ़ में सिंग लगा दी है। बीजेपी ने दिलेश लाल नरवा ने करीब 9000 वोटों के अंतर से धर्मेंद्र यादव को हराया, जबकि रामपुर से घनश्याम लोधी ने सपा के आसिम रजा को 40,000 से अधिक मतों से मात दे दी है। नरवा ने आजमगढ़ के नतीजों को जनता की जीत बताया है, जबकि घनश्याम लोधी ने कहा कि वे अपनी जीत पार्टी के कार्यकर्ताओं को समर्पित कर रहे हैं। दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें उपचुनाव में बीजेपी का परचम लहराया। सीएम उम्मीदवार ने दर्ज की बड़ी जीत, कांग्रेस के खाते में आई एक सीट। दोस्तों त्रिपुरा में 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए रविवार को हुई मतगणना में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा ने 3 सीटें पर जीत हासिल कर ली है, जबकि 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई। दोस्तों निर्वाचन आयोग ने कहा कि टाउन बोर्डवासी सीट पर मुख्यमंत्री भाजपा उम्मीदवार मार्डिक शाह ने 6104 मतों के अंतर से जीत हासिल की। जी हाँ दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें मुजफ्फरनगर से सप्त क्रांति एक्सप्रेस सोमवार से 29 जून तक हाजीपुर होकर जाएगी दिल्ली। कई ट्रेनें रद्द। दोस्तों मुजफ्फरनगर नरकटियागंज रेलखंड पर हरिनगंज चमुआ स्टेशन के बीच नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य चल रहा है। इसको लेकर सोमवार से 29 तक प्रतिदिन 6 घंटे का मेगा ब्लॉक किया जाएगा। दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें काशी वासियों को सौगात देने 5 जुलाई को आ सकते हैं पीएम मोदी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए बड़े संकेत। दोस्तों काशी वासियों को विकास परियोजना की सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 जुलाई को 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी आ सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी प्रवास के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को पीएम मोदी के वाराणसी दौरे की स्थिति के